तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सॉइल साइंस का सेक्शन, जैसे बताया था कि आज 27 तारीख से स्टार्ट होगा। पहला जो पार्ट है इसका वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल्स, कि सॉइल का एक्चुअल में मतलब है क्या मतलब है सॉइल का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मृदा। सबसे पहले हम देखते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस। तो फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? वेजली डोकुचेव। डोकुचेव है सॉइल साइंस के फादर। फिर दूसरी बात आती है कि जो सॉइल है ये वर्ल्ड आपका कहाँ से आया है। तो वर्ल्ड सॉइल जो है वो लैटिन वर्ल्ड सोलम से आया है। जो सॉइल वर्ल्ड है वो लैटिन वर्ल्ड सोलम से आया है, जिसका मतलब होता है फ्लोर या फिर ग्राउंड यानी कि ज़मीन। तो ध्यान रखना कि वर्ल्ड सॉइल आया कहाँ से है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लैटिन वर्ल्ड सोलम से आया है, और फादर जो है वो है वेजली डोकुचेव। फिर आ जाता है कि सॉइल का मतलब क्या है। तो सॉइल का मतलब है डायनेमिक नेचुरल बॉडी सिंथेसाइज इन अ प्रोफाइल फॉर्म बाय नेचर। अब देखो, डायनेमिक क्यों कह रहे हैं मिट्टी को डायनेमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, चाहे इसका स्ट्रक्चर हो गया, चाहे इसका आपका टेक्सचर हो गया, लगातार आपको बदलता रहता है। ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा इसमें बदलती रहती है। ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बदलेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। अब ऑर्गेनिक मैटर जो है यानी कि जो मिट्टी में मौजूद पार्शियली या जो फुली डिकम्पोज मटेरियल है, जो या फिर उसमें जो आपका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर्स का जैसे कि हम देखते हैं तो उससे होता है क्या है, वो एक बफर का काम करता है, पीएच को एडजस्ट करता है। तो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है जैसे जैसे आपको ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा चेंज होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में रिलेटेड है, और चीज़ें लगातार यहाँ पे बदल रही हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सॉइल अपने आप में एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी है। और नेचुरल क्यों है? नेचुरल इसलिए क्योंकि मिट्टी कभी भी आर्टिफिशियली लैब में नहीं बनाई जा सकती। बिलियंस ऑफ ईयर्स में जा कर के नेचुरल प्रोसेस से वेदरिंग का प्रोसेस होता है पत्थरों का। बड़े बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थरों में वेदरिंग होती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से। तब कहीं जा कर के फाइनली जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये आपका लैब में कभी तैयार नहीं करी जा सकती, इसलिए कहा गया है कि ये अपने आप में डायनेमिक भी है, लगातार बदलाव देखने को मिलता है इसमें, और ये एक नेचुरल बॉडी है जो कि एक प्रोफाइल फॉर्म में नेचर के द्वारा सिंथेसाइज करी गई है। और प्रोफाइल का मतलब क्या? प्रोफाइल का मतलब हो गया कि जब आप मिट्टी की स्टडी करोगे, तो जैसे कि मान लो एक हमारे पास में पूरा केक है, हम बाज़ार से केक लेकर के आए। अब केक हम जैसे कि काटेंगे, तो केक काटेंगे तो वो जो केक का सेक्शन हमने निकाला ट्रायंगुलर, उसको अगर आप वर्टिकली देखोगे तो उसमें सेक्शन या फिर आपको लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन रहता है जिसमें आपकी मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो नेचर के द्वारा तैयार करी गई है मिट्टी मिलियंस ऑफ ईयर्स में जा कर के। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं मिनरल्स के बने हुए, उनकी वेदरिंग से, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो आपके बने होते हैं मिनरल्स के, उनकी होती है वेदरिंग। और वेदरिंग से मिलकर वेदरिंग के बाद, वेदरिंग आपका वो प्रोसेस है, वेदरिंग के बाद फाइनली हमें मिलता है एक प्रॉपर वेदर्ड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं सॉइल। तो अब हमें पता है कि सॉइल डायनेमिक क्यों है, हमें पता है कि सॉइल नेचुरल क्यों है, हमें पता है कि सॉइल प्रोफाइल का क्या मतलब होता है। तो इसलिए एक डेफिनेशन बनाई गई है कि एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी सिंथेसाइज इन अ प्रोफाइल फॉर्म बाय नेचर। बाकी मैंने आपको बताया है कि मिनरल्स के एसोसिएशन से रॉक बनता है, रॉक की होती है वेदरिंग, जिसके बाद में सॉइल की फॉर्मेशन होती है। आर्टिफिशियली कभी भी इसको बना नहीं सकते। अच्छा, सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो इसको पढ़ने के भी अपने आप में जो हैं दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम इसकी पेडोलॉजी पर मेनली बात करें, और एक होता है कि हम इडेफोलॉजी की मेनली बात करें। अपने सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो हम मेनली इसकी उन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जिसकी वजह से हम इफ़ेक्टिवली क्रॉप को ग्रो कर पाते हैं, या वो प्रॉपर्टीज़ जिससे हमारा क्रॉप ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हमारी यील्ड है, वो और इम्प्रूव हो सकती है। वो सारे के सारे आपके फैक्टर्स आते हैं इडेफोलॉजी में। जबकि पेडोलॉजी में अगर आप देखोगे तो पेडोलॉजी में आपकी मेनली वो चीज़ें आएंगी कि आपका सॉइल जो है वो फॉर्म कैसे हुई, पेरेंट मटेरियल किस तरीके का रहा, फॉर्मेशन का क्या पूरा प्रोसीजर रहा,
वो सब चीज़ें पेडोलॉजी में आती हैं। और एडेफोलॉजी में मेनली वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, या मेनली वो प्रॉपर्टीज़ जिनको इम्प्रूव करके हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं। दो अप्रोच होते हैं स्टडी के, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। आगे बात करते हैं। अभी तक हमने देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। फादर हमने बात करी, वीजली डॉकुचेव। वर्ल्ड सॉइल लैटिन वर्ड से आया है, सोलम, उसका मतलब होता है ग्राउंड। एक डायनामिक नेचुरल बॉडी होती है सॉइल, जो कि नेचर के द्वारा सिंथेसाइज करी गई है। रॉक्स की वेदरिंग होती है, रॉक्स मिनरल्स से मिलके बनते हैं, और रॉक्स की वेदरिंग के बाद में सॉइल फॉर्म होती है। सॉइल अपने आप में एज अ प्लेन बेस है, ये बात ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सॉइल अपने आप में एज अ प्लेन बेस के तौर पे काम करता है प्लांट्स के लिए। जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर और दूसरी चीज़ों का डिकम्पोजिशन होता है, तब कहीं जाके इसमें मिनरल्स वगैरह आते हैं, और मिनरल्स पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग से भी इसमें आए हैं। आर्टिफिशियली इसको बनाया नहीं जा सकता। और दो अप्रोच हैं इसके स्टडी के, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। जिसमें पेडोलॉजी में हम इसके ओरिजिन वगैरह का डिस्कशन करते हैं, और एडेफोलॉजी में अगर हम बात करें तो मेनली उन प्रॉपर्टीज़ का जिससे अपना क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। आगे बात करते हैं। अब देखो, हम पेडोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये है ना। देखो, हम बात कर रहे थे पेडोलॉजी की, कि पेडोलॉजी जो है हमारा ग्रीक वर्ड है, ये याद रखना, पेडोन से आया है। क्या मतलब है इसका? सॉइल या अर्थ। सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी, जैसे हमने बताया कि केवल नेचुरली ही फॉर्म होती है। बायोकेमिकली वेदर्ड एंड सिंथेसाइज प्रोडक्ट ऑफ नेचर, नेचर के द्वारा सिंथेसाइज किया गया प्रोडक्ट है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जा कर के पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग से तैयार होता है। पेरेंट मटेरियल हमारा बड़े बड़े रॉक और चट्टानें होती हैं, उनमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग के बाद में फाइनली आपकी सॉइल तैयार हो जाती है। क्या क्या पढ़ेंगे पेडोलॉजी में? मेनली और ओरिजिन, किस तरीके से आप ओरिजिन है, फॉर्मेशन है, जेनेसिस है ना। मिट्टी की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम, किस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करोगे, और उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से करी जाएगी, ये सब आपका पेडोलॉजी में आता है। लेकिन हमारा क्योंकि एग्रीकल्चर का काम है, तो हमारे कोर्स में मेनली आगे जो काम रहेगा वो रहेगा एडेफोलॉजी का। थोड़ा बहुत हम अपना ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह करेंगे, मॉर्फोलॉजी वगैरह पर भी दिखाया जाएगा। आगे बात करें जैसे कि एडेफोलॉजी की, तो एडेफोलॉजी भी आपका ग्रीक वर्ड है, एडेफोस। क्या मतलब होता है इसका? ग्राउंड या फिर फाउंडेशन। इसमें अगर हम बात करें तो जैसा बताया कि सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट के तौर पे काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हैबिट, एक होता है हैबिटेट। जब हम हैबिट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है प्लांट का टाइप क्या है, और जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है किस तरीके के कंडीशंस में वो आपको देखने को मिल सकता है, या किस तरीके के कंडीशंस में वो मेनली ग्रो होना फेवरेबल है उसके लिए, उसको हैबिटेट बोलते हैं। उस तरीके की जोग्राफिकल एरिया को एक तरीके से, या उस तरीके की जोग्राफिकल कंडीशन को। तो सॉइल एज अ नेचुरल हैबिटेट के तौर पे काम करता है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, जैसे कि अलग अलग माइक्रोब्स हैं, फंगस है, और आपका प्लांट्स के लिए भी। आगे देखें तो सॉइल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपकी जो डायरेक्ट रिलेशन में है क्रॉप ग्रोथ के, जैसा मैं बता रहा था कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनको इम्प्रूव करके अपना प्रोडक्शन बेहतर कराया जा सकता है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे एडेफोलॉजी में। जैसे कि इसमें मिनरल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी, अपनी यील्ड को हम कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट है एडिफोलॉजी में कि सॉइल की जो वैल्यू है वो जस्टिफाई हो सकती है प्राइमरीली बाय इट्स कैपेसिटी टू सस्टेन प्लांट लाइफ। देखो, सॉइल में सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह आपके मौजूद है, जो डिकम्पोजिशन वगैरह के बाद में और पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग से आए थे। ये चीज़ें आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी मिट्टी में कोई पौधा किस तरीके से बेहतरीन ग्रो कर पा रहा है, या मॉर्फोलॉजिकली हमें दिख रहा है कि भैया ग्रोथ किसी भी क्रॉप की बहुत बेहतरीन जा रही है, तो यानी कि सॉइल बहुत बढ़िया है। तो हमें सॉइल की वैल्यू का एक तरीके से अंदाज़ा लग जाता है कि वो कितनी आपकी केपेबल है प्लांट लाइफ को सस्टेन करने की। सॉइल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो अब हमने जैसे कि अभी तक देखा कि सॉइल साइंस में जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो वो बहुत ही डायनेमिक होती है।
लगातार यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, वो लगातार आपकी चेंज हो रही हैं, और एक चीज़ के चेंज होने की वजह से किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब इसमें कई सारी ब्रांचेज हैं, जिसकी सॉइल जियोलॉजी है, उसमें मेनली पेरेंट रॉक किस टाइप का था, मिनरल कैसे हैं, और वेदरिंग का क्या मैकेनिज्म रहा, वो सब चीज़ें आपकी सॉइल जियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। एक आता है सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की क्या होती हैं, जैसे कि पीएच के अलावा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसके अलावा बेस सेचुरेशन, फिर क्या है, सॉइल में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन, एसओसी मतलब हो गया सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, इसके अलावा मिट्टी की सैलिनिटी, उसमें सॉल्ट्स की मात्रा कितनी है ना, इसके अलावा सोडिसिटी, इसके अलावा मिट्टी में न्यूट्रिएंट स्टेटस, उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके कितने हैं। तो ये सब जो हैं केमिकल पैरामीटर्स में आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी हम बात धीरे धीरे करेंगे सॉइल केमिस्ट्री में। ऐसे ही एक ब्रांच आती है सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स में हम क्या कर पढ़ते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सॉइल टेक्सचर, सैंड, सिल्ट और क्ले का परसेंटेज मिट्टी में कितना है। सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि सैंड, सिल्ट और क्ले, इनका कितना आपके अरेंजमेंट किस तरीके से है। जो सैंड, सिल्ट और क्ले है, इसका जो परसेंटेज है सॉइल में, वो तो आपका सॉइल टेक्सचर कहलाता है। और जो अरेंजमेंट है मिट्टी का, मतलब अरेंजमेंट है सैंड, सिल्ट और क्ले का सॉइल में, उसको हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। इसके अलावा पोरोसिटी, सॉइल में अगर आप देखोगे तो दो तरीके के पोर मेनली आपको देखने को मिलेंगे। एक होंगे आपके मैक्रोपोर और एक होते हैं आपके माइक्रोपोर, और एक तरीके के पोर होते हैं जो होते हैं बीच में इंटरमीडिएट साइज के। तो टोटल 3 तरीके के पोर मेनली होते हैं, तो उसी को हम सॉइल पोरोसिटी बोल रहे हैं। इसके अलावा एक होती है सॉइल की बल्क डेंसिटी, एक होती है सॉइल की कंसिस्टेंसी, सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल का कलर, ये सारी की सारी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी एक एक करके बात करी जाएगी। फिर एक आता है सॉइल बायोलॉजी। सॉइल में जो हमारी माइक्रोबियल लाइफ हमें देखने को मिल रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो मैक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्लांट की रूट, और ये तो ऑर्गेनिजम्स हो गए आपके मैक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा प्लांट की रूट्स का इम्पैक्ट और इन ऑर्गेनिजम्स का इम्पैक्ट अलग अलग ऑर्गेनिक डिके पर, यानी कि डिकम्पोजिशन पर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पर क्या पड़ रहा है, वो सब चीज़ें सॉइल बायोलॉजी में देखी जाती हैं। Direct and indirect impact of macro and microorganisms and plant root on organic decay and nutrient cycling, कि डायरेक्टली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो मैक्रो हों जैसे आपका अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, चाहे माइक्रो कोई फंगस वगैरह है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, प्लांट की रूट से निकलने वाले अलग अलग रूट एक्सीडेट्स हो गए, उन चीज़ों का डिकम्पोजिशन के रेट पर क्या असर पड़ता है, और ये चीज़ें कैसे आपकी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करती हैं। आगे अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि सॉइल अपने आप में क्या है, एक इंटरकनेक्टेड मल्टीडिसिप्लिनरी इंजन है। यहाँ पे एक भी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई फिजिकल या केमिकल पैरामीटर में या बायोलॉजिकल चीज़ में ज़रूर चेंज आएगा, है ना। तो हर चीज़ यहाँ पे आपस में आपकी जुड़ी हुई है, साइमल्टेनियसली हर चीज़ आपकी एक साथ हो रही है, जिससे एक बहुत ही डायनेमिक सिस्टम बन जाता है, ये हाईली डायनेमिक, जो लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। 4 मेन कंपोनेंट आते हैं, यानी कि अगर आप एक सेक्शन लोगे मिट्टी का, तो जो उसका वॉल्यूम है उसे किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। अब टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है, तो आपने मान लो एक सेक्शन निकाल लिया सॉइल का, अब वो अपने आप में 100% है, अब उसमें 50% तो पोर स्पेस होगा। याद रखना है नॉर्मल मिट्टी के लिए है ये। अगर एक नॉर्मल सॉइल है जिसमें नॉर्मल ऑप्टिमम कंडीशन है जैसी नॉर्मली होनी चाहिए, तो उसमें 50% तो सॉलिड भाग होगा और 50% उसमें होगी पोर स्पेस। 50% तो सॉलिड है और 50% है पोर स्पेस। अगर हम पोर स्पेस में बात करेंगे तो पोर स्पेस में याद रखना 25% तो वाटर का पोर्शन होता है और 25% इसमें एयर मिलती है, और जो 50% का सॉलिड स्पेस है उसमें 45% मिनरल मैटर होता है और 5% होता है ऑर्गेनिक मैटर। क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि पूरी की पूरी सॉइल के वॉल्यूम को अगर डिवाइड करें तो 50% तो सॉलिड स्पेस है
50% पोर स्पेस, 50% का ये सॉलिड स्पेस, इसमें भी मेजर 45% तो मिनरल मैटर है। पेरेंट मटेरियल जिससे वेदरिंग हुई मेनली एक बड़ा कोई रॉक वगैरह चट्टान थी, उसकी वेदरिंग के बाद मेनली जो आपका सॉइल का मटेरियल है मेजर पोर्शन, वो आपका ये मिनरल मैटर ही होता है, जिसमें प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। और जो पोर स्पेस है वो या दो तरीके से ऑक्यूपाई हो सकता है आपका पोर स्पेस जो मिट्टी का है 50%, या तो इसमें पानी होगा तो 25% तो मेनली वाटर होता है और 25% पोर्शन इसका एयर होता है। तो ये हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा था कि 45 जो सॉलिड पोर्शन था हमारा 50%, उसमें 45% तो हमारा क्या था, मिनरल पोर्शन था। जो अभी अभी हमने देखा कि 45% पोर्शन तो जो है वो हमारा मिनरल मैटर है। और मिनरल मैटर के अलावा जो 5% पोर्शन है वो हमारा मेनली ऑर्गेनिक मैटर है। तो देखो बात कर रहे हैं फिर हम ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर हमने देखा कि 5% ऑर्गेनिक मैटर है ये। इसको भी दो तरीके से डिवाइड करा गया है कि आधा जो है वो तो आपका डेड है, डेड रेमेन है प्लांट एंड एनिमल का, जो आपका डिकम्पोजिशन की अलग अलग स्टेजेस पर चल रहा है। 5% में भी आधा पोर्शन तो डेड पोर्शन है, जो आपके रिमेन्स है प्लांट एंड एनिमल के डेड रिमेन्स, जो कि डिकम्पोजिशन की अलग अलग स्टेजेस पर अभी हैं। इसके अलावा बचा हुआ आधा पोर्शन आपका जो है अलाइव पोर्शन होता है, जो मेनली इस डिकम्पोजिशन के काम को कर रहा है अपने एंजाइम्स वगैरह की सहायता से, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गए, फंगस है, बैक्टीरिया है, रूट्स हैं ये। तो टोटल 5% पोर्शन इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक लिविंग पोर्शन जो डिकम्पोजिशन का काम करवाते हैं, क्योंकि मेजर डिकम्पोजर्स आपके बैक्टीरिया और फंगस ही तो होते हैं। मेजर डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस। तो आपके जो लिविंग कंपोनेंट है वो 5% में से जो आधा अलग अलग डिकम्पोजिशन की स्टेजेस पे रिमेन्स हैं डेड प्लांट्स के और एनिमल्स के, उसके अलावा बचा हुआ आधा पोर्शन है ही ऑर्गेनिक मैटर का। अच्छा, सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह में रोल क्या है मेनली बताओ। ऑर्गेनिक मैटर जो है एक बफर का काम करता है, यानी कि पीएच को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। दूसरा, चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन इफेक्ट का मतलब हो गया कि प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा। तीसरा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मेनली एक तरीके से कह सकते हो आप कि एक स्पंज के तौर पे काम करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है मिट्टी की। इसके अलावा उसका एरिएशन इम्प्रूव होता है और जो इरोजन का खतरा है वो आपका कम रहता है। सॉइल आपकी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं होगी। तो ये हमने थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं। देखो मिनरल मैटर हमने देखा था 45% पोर्शन था। अब ये मिनरल मैटर है क्या, सॉइल का जो मेजर बल्क पोर्शन है वो आपका मिनरल मैटर ही है, जो पेरेंट मटेरियल से मेनली आया है वेदरिंग के बाद में। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो आपका कोर्स फ्रैक्शन होता है सॉइल का, यानी कि जितना भी आपका बड़ा और खुरदुरा भाग है मेनली कोर्सर पोर्शन जितना भी है सॉइल का, वो सारा आपका प्राइमरी होता है। जैसे कि क्वार्ट्स है, फिलेट्स पार है, इस टाइप की चीज़ें मेनली मिलेंगी। और जो सेकेंडरी मिनरल होते हैं वो होता है मिट्टी का महीन भाग, जो फाइन कोलोइडल फ्रैक्शन होता है, जैसे कि सिलिकेट और क्ले वगैरह। ये हमने पहले बात करी थी कि सॉइल पोर तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं बड़े पोर जो कि होते हैं मैक्रोपोर, एक होते हैं छोटे जो कि होते हैं माइक्रो, और एक होते हैं इंटरमीडिएट साइज़ के जिनको हम बोलते हैं मीज़ोपोर। तो ये भी हमने देख लिया कि मिनरल मैटर जो 45% था दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आपका बड़ा भाग जो पोर्शन भाग है, जो बहुत ज़्यादा रफ पोर्शन है मिट्टी का, और जो महीन भाग है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मिनरल्स, जिसमें मेनली आपके सिलिकेट क्ले वगैरह आ रहे हैं। आगे देखते हैं सॉइल वाटर, इसकी हमने बात करी थी कि टोटल 50% पूरी स्पेस में 25% आपको सॉइल वाटर मिलता है।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सॉइल वाटर अपने आप में 3 तरीके का होता है। याद रखना, मिट्टी में मौजूद हर तरीके का पानी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। 3 तरीके का होता है मेनली सॉइल में मौजूद जो वाटर है। पहला होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का क्या मतलब है? कैपिलरी इफेक्ट आपने पढ़ा है? कैपिलरी इफेक्ट का क्या मतलब होता है? जनरली दो पार्टिकल्स के बीच में जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है वो आपकी कोहेसिव फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स। और एक दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में मेनली जो फोर्स लगती है कोहेसिव फोर्स है। और ये पोलर मॉलिक्यूल अपने किसी सरफेस से जब अटैच होगा तो वो आपकी एडहेसिव फोर्स होती है। इन्हीं दो फोर्सेस की सहायता से पानी आपका नीचे से ऊपर राइज करता है। जो आपने देखा होगा प्लांट्स पर ट्रांसपिरेशन पुल वगैरह है, वो भी आपका इसी कैपिलरी इफेक्ट पर काम करता है, नीचे से ऊपर कि लीफ से लगातार आपका ट्रांसपिरेशन से पानी निकलता रहता है, एक ग्रेडियंट आपका बनता है। लेकिन ये ग्रेडियंट ना कॉलम को मेंटेन करने के लिए कि वो ब्रेक ना हो, आपका जो है ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस काम करती हैं जो ऊपर तक पानी को चढ़ाती हैं। मिट्टी में भी हमें कैपिलरी वाटर देखने को मिलता है। कैपिलरी एक्शन से मिट्टी में आपका पानी अवेलेबल रहता है प्लांट्स के लिए। याद रखना, ओनली वाटर जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है सॉइल में वो कैपिलरी वाटर ही है, जो कैपिलरी एक्शन की वजह से आपका मौजूद रहता है मिट्टी में। पानी जो कि सॉइल पोर्स के द्वारा हेल्ड किया हुआ है बाय कैपिलरी एक्शन, इसकी वजह से कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट कर रही हैं, और एडहेसिव फोर्सेस जो पानी के मॉलिक्यूल और सॉइल पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रही है। याद रखना, कोहेसिव फोर्सेस हमने बताई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिल रहा है, और एडहेसिव फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको वाटर के पार्टिकल और सॉइल के पार्टिकल के बीच में देखने को मिल रहा है। और एक्चुअल में ये जो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल एक मेनली लेयर टाइप का बना लेता है सॉइल पार्टिकल की चारों तरफ, और उसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं, वो आगे बात करेंगे। इसके अलावा तो एक तो हमने देख लिया कैपिलरी वाटर। इसके अलावा मैं बात करूँ, एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर। नॉर्मली आपने अपने गमलों में पानी दिया या खेत में पानी दिया गया, ग्रेविटी की एक्शन में ज़्यादातर पानी आपका बहुत ही कम समय में नीचे चला जाता है और मेनली फॉर्म करता है अंडरग्राउंड वाटर। तो उसको मेनली हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आपका आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो मैंने आपको बताया। ये नॉर्मली होता क्या है कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है या ये पानी है, मेनली एक पतली सी लेयर बना लेता है टाइटली सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ। ये जो माइक्रोस्कोपिक फिल्म तैयार होती है वाटर की, जो जुड़ी रहती है टाइटली टू द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल, ये होती है एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। और ये वाटर भी अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए, इसलिए इसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। बाकी फिर हम बात करते हैं सॉइल एयर पे। सॉइल वाटर के अलावा 25% पोर्शन आपका एयर का भी है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मिट्टी में अलग अलग आपके पोर्स होते हैं, जिन्हें मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके साइज़ के बिहाफ पर। अब पोर में बात दरअसल ऐसी है कि या तो उसमें आपका वाटर से सेचुरेट हो चुका होगा वो, और अगर वो वाटर से सेचुरेटेड नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें हवा होगी। तो अगर पोर स्पेस आपकी वाटर से सेचुरेटेड है तो उसमें हवा नहीं होगी, और अगर उसमें हवा है तो उसमें पानी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सॉइल एयर कभी भी याद रखना एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के आइडियल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। एटमॉस्फेयर में मेनली हमारी CO2 जितनी होती है ना, उससे ज़्यादा CO2 आपको मिट्टी में देखने को मिल जाएगी, और ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी। Soil air is never identical to atmosphere air. Because of root and microbial respiration, soil air contains significantly more CO2 and less oxygen. मिट्टी में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी चल रही है और जो रूट्स हैं, रूट्स का अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसकी वजह से जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है और जो रूट्स वगैरह हैं वहाँ से भी CO2 आपकी मिट्टी में आती है। और जो मिट्टी में मौजूद अवेलेबल ऑक्सीजन है वो माइक्रोब्स जो है वो आपके इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ओवरऑल ऑक्सीजन की अमाउंट तो घटती है और CO2 की मात्रा मिट्टी में बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में मिट्टी में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉइल एयर के बारे में जो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। फिर एक बात आती है कि सरफेस सॉइल का क्या मतलब होता है। देखो, ऊपर का जो 0 से 15 सेंटीमीटर का, यानी कि ऊपर का जो 15-15 सेंटीमीटर का भाग है,
या 10 से 15 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है ऊपर का, जिसमें मेनली हम अपनी टिलेज प्रैक्टिस करते हैं। जो खेत की जुताई होती है जनरली आपकी 10-15 सेंटीमीटर तक ही तो होती है मैक्सिमम। तो जो ऊपर का जुताई वाला मेनली पोर्शन है, जो ऊपर की 10 से 15 सेंटीमीटर की लेयर है, वो आपकी कम्प्लीटली वेदर्ड होती है और एकदम महीन होती है, हाईली पोरस होती है, पोरिसिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर सारा आपको यहीं पे मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है तो ये डार्क कलर की होती है। अब क्योंकि इसकी पोरिसिटी अच्छी है तो इसमें एरिएशन भी अच्छा होगा, है ना। और इसमें काफ़ी अच्छी आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी चलती रहती है, क्योंकि जब तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़िया है। अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी सही नहीं होती तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता। सब चीज़ें आपस में रिलेटेड है, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो अपने आप में बिल्कुल अलग थलग हो। ये किसी में भी चेंज आएगा उससे कहीं ना कहीं कोई दूसरी प्रॉपर्टी अपने आप इन्फ्लुएंस हो रही होगी। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी है इसमें। इसके अलावा इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज आयंस को होल्ड करने की कैपेबिलिटी। इसके अलावा ये एक प्राइमरी रिजर्वॉयर के तौर पे एक्ट कर रही है प्लांट की फर्टिलिटी के लिए। क्यों, ये क्यों बोला कि प्राइमरी रिजर्वॉयर के तौर पे एक्ट कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमस की लेयर होगी वो अपने आप में माइक्रोबियल एक्टिविटी के प्रति रेजिस्टेंट होती है, बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होती है, और एज अ रिजर्वॉयर या बैंक के तौर पे काम करती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो धीरे धीरे मिट्टी में एडअप होते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने नॉर्मली देखा कि हमारी सरफेस सॉइल टॉप का 15 सेंटीमीटर का पोर्शन था। जो टॉप का 15 सेंटीमीटर का पोर्शन है वो हमारी सरफेस सॉइल है, जिसमें मेनली हम टेरेज एक्टिविटीज़ करते हैं। पूरे तरीके से ये वेदर्ड है, महीन है, पोरोसिटी अच्छी है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी है जिसकी वजह से ब्राउन कलर की है, एरिएशन अच्छा है, और आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़िया है। कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी अच्छी है, और एज अ प्राइमरी रिजर्वॉयर के तौर पे काम करती है प्लांट फर्टिलिटी के लिए। उसके बाद में इसके नीचे सरफेस सॉइल के नीचे आपकी आती है सब सॉइल। सब सॉइल जो है ये कॉम्पैक्ट लेयर होती है, जो डायरेक्टली आपके जो फरो स्लाइस या जो हमारा सरफेस सॉइल था उसके नीचे हमें सब सॉइल देखने को मिलती है। ये पार्शियली वेदर होती है, और यहाँ पे मेन आपको मिलता है जो जितना भी आपका कोर्सर पोर्शन है, बहुत जो रफ पोर्शन है मेनली मिनरल फ्रेगमेंट्स का, वो मेनली यहाँ देखने को मिलता है। क्ले पैन भी यहाँ पे आपका हो सकता है फॉर्मेशन हो रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने सरफेस सॉइल में देखा था कि वहाँ एरिएशन अच्छा था, यहाँ एरिएशन अच्छा नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी है। ऑर्गेनिक मैटर की कमी है तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे आपका फर्टिलिटी वगैरह भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे मेनली पीला सा कलर यहाँ पे मेनली आ रखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, मेन कुछ एलिमेंट्स हैं नहीं, इस वजह से आपकी वो हल्की पीली सी दिखती है। कभी कभी यहाँ पे आपका हार्ड पेन की भी फॉर्मेशन हो जाती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के हो सकते हैं। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है देखने को मिलेगी, और रूट का पेनिट्रेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ हमने देखी सब सॉइल के बारे में। इसके अलावा जैसे कि अब मैंने बताया था कि सॉइल प्रोफाइल क्या मतलब होता है। सॉइल प्रोफाइल का, सॉइल का वर्टिकल सेक्शन जिसमें आपको मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लेयर्स देखने को मिल रही हैं, और हर एक पोर्शन का अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। वर्टिकल सेक्शन थ्रू अ सॉइल, सॉइल का वर्टिकल सेक्शन हमने निकाला, उसमें मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं सीक्वेंस में। हर एक हॉराइजन का अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, है ना। और ये याद रखना कि इसी को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। किसी भी जोग्राफिकल एरिया के सॉइल प्रोफाइल से एनालाइज लगाया एक तरीके से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि वो एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड के तौर पे काम करता है उस जगह की सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का। मान लो किसी भी जगह का आप सॉइल प्रोफाइलिंग अगर करते हो, वहाँ पे की सॉइल प्रोफाइल उसकी आप जांच कर रहे हो मेनली, तो उसको जब आप एनालाइज करोगे तो आप पता लगा सकते हो किस तरीके का पेरेंट मटेरियल वहाँ पे था, सॉइल की फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या रहा। इसके अलावा किस तरीके की नदी वहाँ पर मौजूद थी, नदी का पाथ किस तरीके से चेंज हो गया, नदी में चेंज आने की वजह से मिट्टी में क्या चेंज आए, ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। ऐसे हिस्टोरिक रिकॉर्ड के तौर पे सॉइल प्रोफाइल आपका काम करता है। इसके अलावा हम इसकी सहायता से सॉइल की फर्टिलिटी का भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सॉइल का टेक्सचर किस तरीके का रहा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का रहा, इसकी फर्टिलिटी किस तरीके की है।
अगर हम मेजरली देखें तो मेनली 5 होराइज़न हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मास्टर होराइज़न बोलते हैं, जिसमें पहला होता है ऑर्गेनिक पोर्शन जो टॉप का होता है, जिसे हम ओ बोलते हैं। फिर आता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है होराइज़न सी, फिर आता है ई। ये मेनली 5 होते हैं और हर होराइज़न की अपनी कैरेक्टरिस्टिक अलग है। जैसे कि सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो होता है सबसे ऊपर का भाग, और ये आपका कौन सा है, ऑर्गेनिक पोर्शन। वो होराइज़न सबसे बेहतरीन आपको मिलेगा जंगलों में, जो बिल्कुल अनडिस्टर्ब होते हैं। टॉप मोस्ट पोर्शन है ये, और वो होराइज़न को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे ऊपर का पोर्शन है ऑर्गेनिक लेयर 1, फ्रेश जो आपका पत्ते वगैरह नीचे गिर गए हैं, या प्लांट और एनिमल का कोई डेड रेमेन वगैरह फ्रेशली नीचे गिरा है, वो सब चीज़ें जो आप आँखों से आसानी से देख सकते हो, वो सब आपका ऑर्गेनिक लेयर 1 में आता है। फिर इसके नीचे मौजूद रहती है पार्शियली डिकम्पोज्ड ह्यूमस, जहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन के फेजेस में है तो उनको विजुअली आइडेंटिफाई नहीं करा जा सकता उनकी एक्चुअल फॉर्म में। तो वो होती है ऑर्गेनिक लेयर 1 के नीचे की मौजूद ऑर्गेनिक लेयर 2। इसके अलावा हम देखें तो एक होता है फिर ए होराइजन। ऑर्गेनिक पोर्शन ऊपर का आपने देख लिया, उसके नीचे आती है टॉप सॉइल की लेयर। ये जो टॉप सॉइल की लेयर है इसे हम बोलते हैं एल्यूवियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब पानी पड़ेगा बारिश वगैरह का, या किसी भी तरीके का आपका प्रेसिपिटेशन, तो उससे होता ये है कि जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तो पानी के साथ में सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह आपके सारे के सारे जब इन्फिल्ट्रेट होते हैं, यानी कि एंटर करते हैं सॉइल के अंदर, तो वो पर्कुलेशन यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट जो होगा वाटर का सॉल्यूबल मिनरल्स के साथ में, वो मिनरल्स आपके पानी के साथ ही नीचे के प्रोफाइल में चले जाते हैं। उसको हम एलुवियल बोलते हैं, यानी कि वॉशिंग आउट। तो ए होराइजन में मेनली एलुवियल की कंडीशन देखने को मिलती है। ये अपने आप में 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला आता है हमारा A1 पोर्शन, जो ए होराइजन का सबसे ऊपर वाला भाग है, हाईली डार्क है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिफाइड ऑर्गेनिक मैटर से आपको देखने को मिल रहा है। इसके नीचे का पोर्शन है A2, यहाँ पे मैक्सिमम एल्यूविएशन होता है, यानी कि पानी के साथ में आपके सॉल्यूबल आयरन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और जो ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह हैं सब आपके पर्कुलेट होके नीचे चले जाएंगे। पीछे आपका क्या बचेगा? अब आपको ऑर्गेनिक जो एसिड्स वगैरह थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स थे, आयरन ऑक्साइड्स थे, सब आपके नीचे चले गए, और मेनली उन्हीं चीज़ों की वजह से सॉइल में कलर आता। तो ये आपकी हल्के रंग की दिखती है क्योंकि इसमें कुछ बचता ही नहीं है, केवल और केवल क्वार्ट्स बचता है जो आपको वेदरिंग के प्रति ज़्यादातर रेजिस्टेंट होता है। उसके नीचे हम देखें तो A3 पोर्शन आता है, ये आपका ए और बी के बीच में ट्रांजिशन का काम कर रहा है। ए होराइजन हमारा कंप्लीट हुआ तो हम आ गए बी होराइजन पर। ये इल्यूवियल पोर्शन है। इल्यूवियल पोर्शन का मतलब याद रखना कि जो भी ऊपर के होराइजन से लीच होके परकोलेशन से नीचे मटेरियल आया है, या नीचे के प्रोफाइल में जो आपके सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो आपकी गर्मी में एवोपरेशन वगैरह की वजह से कैपिलरी इफेक्ट के थ्रू पानी के साथ सोल्यूबलाइज होकर के भी इस वाले पोर्शन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मेनली चीज़ें इकट्ठी होती हैं, इसलिए इसको एल्यूवियल बोल रहे हैं। ये अल्टीमेट जोन है एल्यूविएशन का, यानी कि जहाँ पर वॉशिंग इन हो रही है या चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। ये कलेक्शन सिंक का काम करता है। सोर्स मतलब जहाँ पे फॉर्मेशन हुई, सिंक मतलब जहाँ पे चीज़ आके इकट्ठी हो रही है। तो ये कलेक्शन सिंक का काम करता है, यहाँ पे सिलिकेट, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेसिकली जो भी चीज़ों की लीचिंग वगैरह आपकी हुई थी या नीचे से कैपिलरी इफेक्ट के थ्रू सॉल्ट्स वगैरह आकर के सब आपके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे फ्रॉम ए होराइजन और फ्रॉम बेलो होराइजन इन एरिड कंडीशंस में। जैसा मैं बता रहा हूँ ना कि नीचे से भी सॉल्ट वगैरह आके ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट वगैरह या दूसरे सॉल्ट एवोपरेशन की वजह से, वो यही है कि वो कैपिलरी इफेक्ट से पानी के से सोल्यूबलाइज होकर ऊपर आ सकता है। इसके नीचे अगर हम देखें तो बी होराइजन आता है। ये अपने आप में 3 कैटेगरी में है। जैसे कि B1 हो गया, वो ए और बी के बीच में ट्रांजिशन का काम कर रहा है। एक B2 होता है, जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें आपकी इकट्ठी होती हैं। हमने अभी बात करी थी कि ऊपर के पोर्शन से या नीचे के पोर्शन से तो मेनली कैपिलरी इफेक्ट से, और ऊपर के पोर्शन से आपका लीचिंग से।
चीज़ें इकट्ठी हो गई थी हमारे बी होराइजन में। अब ये भी हमने देखा था ये, तो बी होराइजन में भी वो कौन सा पोर्शन है जहाँ पे मेनली आपका मटेरियल आके इकट्ठा हो जाता है, आपके ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल्स वगैरह सारे के सारे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, आयरन, तो वो है आपका मेनली B2। ये आपको ध्यान रखना है। B1 आपका मेनली जो है वो आपका ट्रांजिशन होराइजन है ए और बी के बीच का, और जो B2 है वो है जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन, सबसे ज़्यादा चीज़ें यही इकट्ठी होंगी। यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा A2 से भी ज़्यादा होती है, और इसका रीज़न आप समझ ही रहे होंगे। वो रीज़न यही है कि पानी के साथ में ऑर्गेनिक एसिड सॉलिबलाइज होकर के लीचिंग के थ्रू पर्कुलेशन से इसमें आ जाते हैं। बाकी B3 की अगर हम बात करें तो वो एक ट्रांजिशन होराइजन की काम करता है बी और सी के बीच में। बी होराइजन हमारा कंप्लीट हुआ, हम और नीचे आ गए सी होराइजन। सी होराइजन क्या है? ये मेनली आपका अनकंसोलिडेटेड पार्शियली वेदर्ड लेयर है, अनकंसोलिडेटेड पार्शियली वेदर्ड लेयर बी के नीचे का ये सेट करता है फॉर ये। अब मेनली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, यहाँ पे कोई आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं हो रही, और ये मेनली रिलेटिवली बिल्कुल अनइन्फ्लुएंस रहता है आपका सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर से। मेनली आपकी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वगैरह थी वो ए और बी में, बी तक ख़त्म हो गई, वो उसके नीचे कुछ भी नहीं है। सी होराइजन की अगर हम बात करेंगे तो ये बी के नीचे मौजूद पेरेंट मटेरियल का ही पोर्शन है, अनकंसोलिडेटेड पार्शियली वेदर्ड लेयर, ये याद रखना, पार्शियली वेदर्ड लेयर, अंडरलाइन जो सोलम के नीचे है। इसमें कोई भी आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, और ये बिल्कुल रिलेटिवली अनइन्फ्लुएंस है बाय ट्रू सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। सिंपल। दो चीज़ें और है छोटी छोटी सी, जिसकी सॉइल सोलम का क्या मतलब होता है। हमने ए होराइजन देखा, बी होराइजन देखा, दोनों को एक साथ सॉइल सोलम बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिगोलिथ का क्या मतलब होता है, तो ए होराइजन बी होराइजन दोनों को हम एक साथ सोलम बोलते हैं, और ए होराइजन प्लस बी होराइजन और साथ में सी होराइजन को भी हम मिला दोगे तो वो रेगुलिथ कहलाता है। ये है बेसिक सा। तो ये हमारी पहली क्लास रही, कैसा आपको लगा? बढ़िया? वो कमेंट करके बताना। थैंक यू।